नमस्कार साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम पूर्व की क्लासों के अकॉर्डिंग जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अकॉर्डिंग जानेंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके विषय में उसके बारे में जानेंगे। हमने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को जाना कि स्वर कैसे किस रूप में रहते हैं। अब हम उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन रहते हैं उस विषय में जानेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो व्यंजन है वो किस किस रूप में रहते हैं उसके विषय में अपन जानेंगे। सबसे पहली बात आती है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है उनको किस रूप से बांटा गया है, किन रूपों में बांटा गया है। तो सबसे पहली बात करें हम कंठ्य व्यंजन। कंठ्य व्यंजन का मतलब ये है साथियों कि जब जिह्वा सामान्य भाग में रहती है और ध्वनि सीधे कंठ से उत्पन्न होती है, वे व्यंजन जो होते हैं कंठ्य होते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले जो व्यंजन वर्ण है उनमें सबसे पहला जो व्यंजन वर्ण रहता है वह कै वर्ग रहता है साथियों। कौन सा रहता है? कै वर्ग रहता है। कै वर्ग के अंतर्गत जितने भी जो पांचों वर्ण हैं वे सभी कै वर्ग के अंतर्गत रहते हैं, जैसे कै, खे, गे, घे, अंगे। यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा नीचे वाले मुखमंडल यानी नीचे वाला जो भाग है उस भाग में स्थायी रूप से पड़ी रहती है और ध्वनि सीधे कंठ से उत्पन्न होती है, तो इन्हें कंठ्य व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो वर्गीय व्यंजन है उसमें कै वर्ग वाले वर्ण आ जाएंगे। इसके अलावा है जो है वह इसी वर्ग में रहता है, इसी कह सकते हैं कि अवयव से उच्चारित ये ध्वनि है, कै वर्ग है। इसके अलावा जो विसर्ग है साथियों, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। और ये अगर पूछा जाए कि ये कंठ्य ये व्यंजन कैसा है, ये स्वर कैसा है, कंठ्य व्यंजन है, तो अपन कह सकते हैं, चूंकि आप ये ध्यान दें कि यहाँ ये जो अह जो है ये स्वर और व्यंजन के मध्य रूप से है, अर्थात इनको अयोगवाद स्वर कहा जाता है, भी जिनका योग स्वर में नहीं होता। तो इस प्रकार कह सकते हैं इनका उच्चारण स्थान जो है साथियों वह कंठ है। एक बार वापस पुनः ध्यान रखें, इसमें कै वर्ग आएगा, है आ जाएगा और विसर्ग जो कि अह के रूप में रहती है, इनका उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए साथियों तो कंठ है। उसके बाद में हम बात करें तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में च वर्ग आएगा साथियों। इसके अलावा अंतस्थ में से यह आ जाएगा और उसमें व्यंजनों में श रहेगा, जिसको हम सलगम वाला स कहते हैं। और अगर बात करें उच्चारण स्थान की तो इसका उच्चारण स्थान तालु होगा, यानी तालु से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वे तालव्य व्यंजन है। और इसके अंतर्गत जो रहते हैं वे वर्ण कौन से हैं? देखिए, च वर्ग आएगा, यह आ जाएगा और सलगम वाला स आ जाएगा। अब हम बात करें मूर्धन्य व्यंजनों की, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो उससे पहले हम ये जाने कि ये मूर्धन्य नाम कैसे पड़ा। तो साथियों मूर्धन्य नाम जो है वह मूर्धा शब्द से बड़ा है। हमारे मुखमंडल में मूर्धा एक ऐसा भाग है जिसको हम हिंदी में, इस मूर्धा का अर्थ होता है कठोर नुमा भाग। मूर्धा का अर्थ क्या होता है साथियों? कठोर नुमा भाग, यानी मुखमंडल में ऐसा भाग जो कठोर होता है उसको मूर्धा कहते हैं। और ये मुखमंडल के अंदर ऊपर वाले जो दांत हैं उसके अंदर वाली साइड में इस प्रकार नाड़ियों का एक गुच्छा है जिसको मूर्धा कहा जाता है। अब यहाँ जब जीवा स्पर्श करती है तो ये वर्ण जो होते हैं मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं और इसके अंतर्गत रहते हैं ट वर्ग। इसके अलावा कौन सा रहता है साथियों? रे आ जाता है और एक मूर्धन्य स आ जाता है। बात करें उच्चारण स्थान की तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है वह मूर्धा होता है। एक बार वापस ध्यान दें, मूर्धा का मतलब कठोर नुमा भाग और इसके अंतर्गत रहने वाले व्यंजनों में ट वर्ग आ जाएगा, रे आ जाएगा और ये स आ जाएगा जो उसमें रहता है। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट दंत्य व्यंजन की, तो दंत्य व्यंजन जो होते हैं उसमें कौन सा आएगा साथियों? त वर्ग आएगा। इसके अलावा कौन सा आएगा? ल आ जाएगा और इसके अलावा सलेटी वाला स जिसको हम सामान्य स बोलते हैं, ये स और ये ल जो है अंतस्थ होता है साथियों। आपको पता है त वर्ग के अंतर्गत जो पांचों वर्ण रहते हैं त, थ, द, ध, न, यानी जीवा ऊपर वाले दांतों को अंदर वाली साइड से स्पर्श करती है साथियों। अगर हम बात करें इसके उच्चारण स्थान की तो इसका उच्चारण स्थान दंत है, दंत यानी दांत है साथियों। अगर हम बात करें
ओष्ठ्य व्यंजनों की, तो ओष्ठ्य व्यंजन में केवल प वर्ग रहता है। कौन सा वर्ग रहता है? प वर्ग रहता है। और इस प वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? जो कि हम दोनों होंठ आपस में सटा करके, टच करते हुए इनका उच्चारण करते हैं, यानी दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, जिसमें प, फ, ब, भ, म, अर्थात ये जो प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, ये सभी के सभी कौन से व्यंजन है? ओष्ठ्य व्यंजन। अगर हम बात करें इनके उच्चारण स्थान की, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। साथियों, अगर अब आगे नेक्स्ट जाने उससे पूर्व एक चीज और ध्यान दें साथियों, एक क्वेश्चन और आता है कि दंतोष्ठ कौन से होते हैं। दंतोष्ठ की बात करें तो साथियों ध्यान दीजिए, जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों का सहयोग से जो वर्ण उच्चारित होते हैं, जिसमें नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांत को हल्का टच करता है, इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है साथियों? वह आता है। और एक नुक्ता चिन्ह लगा हुआ फ आता है। साथियों, इस फ के अंदर और इस फ के अंदर अंतर है साथियों। ये जो है ओष्ठ्य व्यंजन है, और ये अगर बात करें तो कौन सा व्यंजन है? दंतोष्ठ्य व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? दंतोष्ठ्य व्यंजन है। क्योंकि इसका जब उच्चारण करते हैं साथियों, तो जिह्वा जो नीचे वाला होंठ है ऊपर वाले दांत को हल्का टच करता है, और इससे बनने वाले सभी शब्द उर्दू भाषा के होते हैं। आगे हम बात करें कि नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? पांचवा, यानी प्रति वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है साथियों, वह क्या होता है? नासिक्य होता है। प्रत्येक वर्ग का यानी प्रति वर्ग का पांचवा वर्ण कैसे होता है? जैसे मैं बात करूं, जो क वर्ग है इसका पांचवा ग होता है, च का जो होता है साथियों वह य होता है। उसके बाद में बात करें ट की, तो ट का पांचवा अण, त का पांचवा कौन सा होता है? न, और प का पांचवा जो होता है मैं होता है साथियों। प का पांचवा कौन सा होता है? मैं होता है। अर्थात ये जो पांचों वर्ण हैं इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इनको नासिक्य व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिह्वा जो है मुख के मध्य भाग में यानी अधोभाग में रहती है, लेकिन नासिका की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण होता है, अर्थात नासिका की सहायता इनमें लेनी पड़ती है। अतः इनको हम पांचों को अनुस्वार के रूप में भी चिन्हित कर सकते हैं साथियों। आगे हम बात करें काकल्य व्यंजन, तो काकल्य व्यंजन एक ही होता है, और वह कौन सा होता है? है होता है। काकल्य व्यंजन को काक व्यंजन, काकल व्यंजन भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि हमारे मुखमंडल में एक टॉन्सिल है जिसको हम काकल कहते हैं, और अपनी मातृभाषा में कागोलिया कहते हैं। जब हम इनका है का उच्चारण करते हैं तो उस कागोल में कंपन होता है, जिसके कारण है की ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये काकल्य व्यंजन के स्वरूप में रहती है। ध्यान दीजिए, इसको अलजिह्वा भी कहा जाता है। अल का मतलब होता है मूल, और जिह्वा यानी जिह्वा यानी जो जिह्वा के मूल से उच्चारित होता है, अतः इसको अलजिह्वा वर्ण भी कहा जाता है। अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट जो तीसरा जो पॉइंट रहता है वह प्रयत्न के आधार पर रहता है, यानी हम जो स्वर और व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब उसमें जो प्रयत्न रहता है, जो उसमें कोशिश रहती है कि भाई आप उच्चारण करें, तो उसके अंदर मुखमंडल में और मुख के बाहरी स्वरूप में कैसा कैसा स्वरूप बनता है, बिगड़ता है, यानी जो है परिवर्तित होता है, वो दो रूप में रहता है। एक हम बात करें बाह्य प्रयत्न के रूप में, और एक किसके रूप में साथियों? अभ्यंतर प्रयत्न के रूप में। अब देखिए, हम पहले बाह्य प्रयत्न के विषय में जानेंगे कि बाह्य प्रयत्न किस रूप में रहता है। तो ध्यान दीजिए, बाह्य प्रयत्न मुख का बाहरी भाव जो है वह वायु का वेग, कम लगना, ज्यादा लगना, कंपन होना, न होना, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत ये वर्ण रहते हैं। और इसमें कौन से वर्ण आ जाएंगे साथियों? तो ये प्रकार अगर पूछा जाए बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो स्वर तंत्री, तंत्री का मतलब वही साथियों जिसको हमने काकल नाम दिया, इसको तंत्री के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्वर तंत्री में कंपन रहे, नाद रहे, घोष रहे साथियों, तो इससे उच्चारित जो वर्ण होते हैं उनको हम स्वर तंत्री, नाद, कंपन के आधार पर जानते हैं। इसके बाद हम बात करें प्राण के आधार पर,
तो प्राण के आधार पर भी हम इस विषय को समझेंगे। प्राण का सामान्य अर्थ साथियों वायु होता है, अतः हम कह सकते हैं कि जहां वायु का वेग है वह कम रहता है, ज्यादा रहता है, उसके अकॉर्डिंग इन वर्णों को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे स्वर तंत्री या कंपन या नाद के आधार पर। अब मैं बात करूं स्वर तंत्री कंपन नाद के आधार पर, तो अपन यहाँ एक टॉपिक से समझेंगे कि भाई नाद के आधार पर क्या रहते हैं, कितने प्रकार से रहते हैं। नाद का सामान्य अर्थ साथियों कंपन होता है, अतः जिसमें कंपन होता है उनको घोष वर्ण कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं घोष, ब्रैकेट में हम इसको सघोष भी कर सकते हैं, क्योंकि सघोष का मतलब भी क्या होता है, कंपन सहित। या हम लिख सकते हैं कंपन का होना, या हम क्या लिख सकते हैं साथियों, कंपन का होना। जैसे हमें पता चले कि भाई इन वर्णों में जो है वह कंपन रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं इन वर्णों में कंपन रहता है, यानी लिख देंगे हम कंपन का होना। और कंपन किन वर्णों में होता है, तो साथियों ध्यान दीजिए, कंपन होता है तीसरे, चौथे और पांचवें। इसके अलावा अंतस्थ, अंतस्थ आपको पता है, हम पूर्व की क्लास में जान चुके हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं साथियों, य र ल व, ये 4 अंतस्थ होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें है कि इसके अलावा बात करें सभी स्वर, यानी जितने भी जो स्वर होते हैं उनमें भी क्या रहता है, कंपन रहता है जब उच्चारण करते हैं। अतः ये जो वर्ण होते हैं इनको घोष या सघोष वर्ण कहा जाता है। यानी घोष का मतलब नाद, कंपन, तंत्र, अर्थात जो हमारी स्वर तंत्र है उसमें जो नाद होता है, कंपन होता है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो डिवाइडेशन किया गया है 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें एक घोष है तो हम सघोष भी कह सकते हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा ये आप पहले समझ चुके होंगे कि यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वह किस रूप में रहता है। देखिए जो स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या 25 है और वे कहां से कहां तक प्रारंभ रहते हैं, अंत में कहां तक रहते हैं, तो कैसे लेकर के मैं तक इनका अंत रहता है। तो अब ये वर्ग का पहला होता है साथी, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये कौन सा होता है, पांचवा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण होता है उसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये जो होते हैं ये हमारे कौन से हो जाएंगे, घोष वर्ण हो जाएंगे। अंतस्थ आपको पता है कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से साथियों, एक आ जाएगा ये, फिर कौन सा रे, फिर ले, और फिर वे आ जाएगा। एक कौन सा आएगा है, और आपको स्वर पता ही है, सभी स्वर जो होते हैं वे 11 होते हैं, जिसमें 4 ह्रस्व, 7 दीर्घ होते हैं। अब हम बात करें कि ये जो 4 और 7 दीर्घ स्वर हो गए, ये 11 हो जाएंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन साथी जो पूछा जाएगा वो ये है कि यहाँ पर जो घोष वर्णों की संख्या है वह कितनी है, यानी सभी घोष वर्ण संख्या में कितने होते हैं। तो साथियों सीधी सी बात ये है कि आप इनको काउंटिंग कर सकते हैं, यानी 5 तीसरे वर्ग में रहने वाले, 5 चौथे वर्ग में रहने वाले, और 5 पांचवें वर्ग में रहने वाले, यानी प्रत्येक के पांचों वर्ण रहेंगे तो 15 ये हो जाएंगे। 15 और अंतस्थ कितने होते हैं साथियों, 4 होते हैं। 15 और 4 19, उसके अलावा एक है हो जाएगा 20, और स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अतः यहाँ एक क्वेश्चन भी आता है कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है, यानी घोष वर्णों की कुल संख्या, घोष वर्णों की कुल संख्या। अगर हम बात करें घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है साथियों, तो घोष वर्णों की कुल संख्या 31 रहती है। अर्थात जिन वर्णों में कंपन होता है उनको घोष कहा जाता है, या सघोष भी उनको कह सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो रहता है जिसमें हम बात करें अघोष वर्ण, यानी अघोष वर्ण वे होते हैं जिनमें कंपन नहीं होता, अर्थात हम इसमें नासिका की सहायता इसमें पूर्ण रूप से नहीं रहती और सामान्यतः किसी प्रकार का कंपन नहीं रहता। तो अघोष वर्ण वे होते हैं जिसमें कंपन का न होना रहता है, अर्थात कंपन नहीं होता। साथियों बात करें कंपन नहीं होता, ये कौन से वर्ण होते हैं, तो ध्यान दीजिए इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे,
पहला, दूसरा और तीनों से आ जाएंगे साथियों। पहला, दूसरा, तीनों से। ये जो वर्ण होते हैं ये अघोष वर्ण होते हैं, जिनमें कंपन नहीं होता, नाद नहीं होता। और ये संख्या में अगर पूछी जाए बात तो ध्यान दीजिए, 5 और 5 10, 10 और 3 13। अतः अघोष वर्णों की कुल संख्या अगर पूछी जाए कि भाई अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो बहुत सिंपल है साथियों। अघोष वर्णों की कुल संख्या जो होती है वह 13 होती है। अब सिंपल सी बात है कि 31 और 13 मिलाकर के साथियों कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। अतः ये सिद्ध होता है कि वर्णों की संख्या जो है वह कुल कितनी है? 44 है। लेकिन देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो रहता है हमारा किसके आधार पर रहता है साथियों, इसके विषय में हमने पढ़ लिया है, प्राण के आधार पर। तो प्राण के आधार पर भी दो प्रकार के जो वर्णों को डिवाइड किया गया है। अब प्राण के आधार, प्राण का मीन्स होता है वायु। वायु का दाब कम रहता है या ज्यादा रहता है, क्योंकि आप जब भी कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं साथियों तो वहां हमारा जो मेन रोल होता है वह वायु का भी रहता है, कि हमारा जो वायु का वेग है वह कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इनमें वायु का स्वरूप रहता है। तो ये अलप प्राण व महाप्राण के रूप में रहते हैं। अलप प्राण का मतलब होता है वायु वेग कम होना, अर्थात यहाँ वायु वेग क्या रहता है? कम रहता है। और इसमें क्या रहता है साथियों? वायु वेग अधिक रहता है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ वायु दाब कम लगता है अलप प्राण में, और महाप्राण में वायु वेग अधिक रहता है। अब हम थोड़ा इनको विस्तार से जानेंगे कि अलप प्राण कैसे, कितने, कौन कौन से होते हैं। तो साथियों सबसे पहली बात आती है प्राण के आधार पर। तो प्राण के आधार पर जो हमारे वर्णों को डिवाइड किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। एक आ जाएंगे अलप प्राण। अलप प्राण का मीन्स वही अभी जो बात की थी हमने कि वायु का वेग जिसमें कम रहता है। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होते हैं वह पहला, तीसरा, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अलप प्राण के अंतर्गत रहते हैं साथियों। इसके अलावा हम बात करें अंतस्थ, यानी जो अंतस्थ व्यंजन है वे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और प्लस में सभी स्वर, ध्यान दीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूं सभी स्वर, कि सभी स्वर कौन से होते हैं? तो अलप प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष के आधार पर कौन से होते हैं? घोष वर्ण जो होते हैं सभी स्वर घोष वर्ण में रहते हैं। अलप प्राण का मीन्स अभी हमने जाना कि वायु कम रहती है। अब देखिए आप यहाँ वर्ग का पहला है, तो वर्ग का पहला कौन सा होता है साथियों? क, च, त, त, प ये रहेगा। तीसरा कौन सा होगा? गे, जे, डे, दे, बे। और पांचवा कौन सा रहेगा साथियों? न, म। ये पांचवा हो जाएगा। अंतस्थ आपको पता है कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसमें जो क्रम रहता है य, रे, ले, वह रहता है। सभी स्वर 11 होते ही हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो रहेगा वह आएगा कि प्राण के आधार पर अलप प्राणों की संख्या कितनी है? प्राण के आधार पर अलप प्राण के अंतर्गत जो रहने वाले वर्ण हैं, अलप प्राण की संख्या, यानी अलप प्राण के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे साथियों? 19, 19 और 11 कितने हुए? 30। अतः अलप प्राणों की संख्या जो है वह 30 है। अगर हम बात करें महाप्राण की, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक के अंतर्गत इसमें रहेगा अलप प्राण के अलावा दूसरा है महाप्राण। महाप्राण का मतलब होता है जिसमें वायु वेग क्या रहता है? अधिक रहता है। और इसके अंतर्गत जो वर्ण रहते हैं साथियों वह दूसरा, चौथा और ऊष्मीय व्यंजन आ जाएंगे। दूसरा, चौथा और ऊष्मीय व्यंजन रहेंगे इसके अंतर्गत। अब आप इसको सामान्यतः जान सकते हैं कि महाप्राण में कुल वर्णों की संख्या, यानी महाप्राण में कुल वर्ण कितने रहते हैं? तो महाप्राण में कुल कितने रहते हैं? 5 और 5 10, 10 और उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसमें श, श, श है।
यानी ये 4 जो होंगे ये हमारे उसमें व्यंजन हो गए, अर्थात हम कह सकते हैं 10 और 4 14 मिलाकर इनकी संख्या जो रहती है वो रह जाएगी कितनी, जैसे संख्या इनकी कितनी हो जाएंगी 14 हो जाएगी। अगर हम बात करें प्राण के आधार पर कुल वर्ण कितने हैं, प्राण के आधार पर कुल वर्ण कितने हैं, तो ध्यान दीजिए आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ 30 तो अलग प्राण होंगे और 14 क्या होंगे महाप्राण, यानी टोटल कितने हो गए 44। अतः हम कह सकते हैं प्राण के आधार पर कुल वर्ण भी कितने होते हैं 44 होते हैं। अगर बात करें कि सभी स्वर क्या होते हैं अलग प्राण होते हैं कि महाप्राण, तो ध्यान दीजिए सभी स्वर अलग प्राण होते हैं। अगर क्वेश्चन घोष अघोष के आधार पर कंपन नाद के आधार पर आए कि सभी स्वर घोष होते हैं कि अघोष होते हैं, तो ध्यान दीजिए सभी स्वर जो होते हैं वे घोष होते हैं। अब हम बात करें कि हमारा अभ्यंतर प्रयत्न, देखिए कल हम आगे की क्लास में अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत जो वर्ण होते हैं वे कितने होते हैं, कितने रूपों में होते हैं। तो ध्यान दीजिए अभ्यंतर प्रयत्न है उसमें वर्णों को कुल 11 प्रकार से डिवाइड किया गया है, वो कल हम जानेंगे कि वो कैसे कैसे किस किस रूप में है। धन्यवाद। एग्री हब क्लासेस से जुड़े रहिए, अपने सुझाव हैं वह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय एग्री हब।